रिश्ते में वह मेरे पापा की भी बुआ लगती थी। गांव में अधिकतर लोगों की वह बुआ ही लगती थी। सब उसे बुआ कहकर ही बुलाते थे। गांव में ऐसा कोई शुभ काम नहीं होता कि रूपाली बुआ उसमें ना हो। हर रीति रिवाजों की बुआ को अच्छे से समझ थी। रूपाली बुआ भी काफ़ी हंसमुख थी, सबसे अच्छे से बात करती थी। सभी लोग उसका काफ़ी सम्मान करते थे। रूपाली बुआ की उम्र 62 साल के आसपास थी, लेकिन इतनी उम्र में भी वह काफ़ी फुर्तीली थी। घर का कामकाज हो या खेतों का काम करने में वह काफ़ी तेज और मेहनती थी। देखने में ही यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अपनी युवा अवस्था में रूपाली बुआ अनुपम सौंदर्य की मालकिन थी। ना तो रूपाली बुआ एक विधवा थी, ना ही तलाकशुदा। वह समाज की नज़रों में पति द्वारा छोड़ी गई एक औरत थी, जबकि मेरी नज़रों में वह एक स्वाभिमानी, अपने आत्मसम्मान के लिए जीने वाली औरत थी। हुआ यह था कि रूपाली बुआ के विवाह के बाद ही उसकी और उसकी सास में खास नहीं बनती थी। रूपाली बुआ जितनी सुंदर थी, उतने ही सुंदर उसके पति भी थे। दोनों की जोड़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन दोनों के बीच मतभेद था। रूपाली बुआ के पति कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं करते कि रूपाली किसी बात में सही हो सकती है। उसे तो बस अपने घर वालों की बात सुनाई पड़ती थी। हमेशा उसे सारी गलती रूपाली की ही नज़र आती थी। रूपाली बुआ की सास और देवर रूपाली और उसके पति के बीच मतभेद पैदा करने में लगे रहते थे। दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता था। फिर रूपाली की सास और देवर जले पर नमक छिड़कने का काम कर देते। रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आकर, इन सब से परेशान होकर रूपाली बुआ अपने मायके आ गई। फिर रूपाली बुआ के घर वालों ने भी रूपाली बुआ के ससुराल वालों से मिलकर उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वे लोग कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर गांव के लोग पंच पटेल भी रूपाली बुआ के ससुराल गए और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती थी। रूपाली बुआ के ससुराल वाले और उसके पति की बात सुनकर तो यह लगता था कि जैसे सारी गलतियां रूपाली बुआ की है। वे लोग तो दूध के दूल्हे हुए हैं। ना जाने किस बात का घमंड था उन लोगों को। पहले के ज़माने में लोग कोर्ट कचहरी के बारे में कम ही जानते थे, लेकिन जब दोनों गांव के पंच पटेलों ने मामले को सुलझाया तो रूपाली बुआ अपने ससुराल गई। फिर कुछ दिन सब कुछ ठीक चला। इसी बीच रूपाली बुआ गर्भवती हो गई, लेकिन जैसे ही रूपाली बुआ ने एक बेटी को जन्म दिया तो फिर से वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। थक हार कर रूपाली बुआ अपनी मासूम बच्ची को लेकर अपने मायके आ गई। अब तो रूपाली बुआ की सास ने रूपाली बुआ पर तरह तरह के लांछन लगाना शुरू कर दिया। कहा कि इसके तो किसी से नाजायज संबंध है, इसने मेरे बेटे को जहर देकर मारने की कोशिश की है। जितना एक औरत के दामन पर बदनामी का कीचड़ उछाला जाता है, उतना उन लोगों ने उछालने की कोशिश की। थक हार कर रूपाली बुआ अपनी मासूम बच्ची को लेकर अपने मायके में ही रहने लग गई। वहीं रूपाली बुआ के ससुराल वालों ने दिखाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे ही रूपाली बुआ के पति के एक दूसरी औरत यानी रूपाली बुआ के सौतन लेकर आ गई। पहले के ज़माने में आज की तरह हर घर में मोबाइल तो थे नहीं कि हर पल की खबर पता चल जाए। धीरे धीरे जब रूपाली बुआ और उसके घर वालों ने यह सुना तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ। जब रूपाली बुआ ने यह सुना तो उसे भी काफ़ी दुख हुआ था। वह अकेले में फूट फूट कर रोई। तब गांव के कुछ लोगों ने कहा कि रूपाली उन लोगों से अपना हक मांगे, कोर्ट कचहरी जाए, लेकिन रूपाली बुआ ने यह कहकर मना कर दिया कि वह अपनी बेटी के सहारे जी लेगी और उनके कर्मों की सज़ा उन्हें भगवान देगा। उसके घर वालों ने उसे काफ़ी समझाया कि अगर उन लोगों ने उसके साथ गलत किया है तो वह उसके लिए कोई नया जीवन साथी तलाश करेंगे, लेकिन रूपाली बुआ ने मना कर दिया। वह अपनी बेटी के सहारे ही जीने लगी। रूपाली बुआ काफ़ी मेहनती थी, एक पल भी फुर्सत से बैठना नहीं जानती थी। सारा दिन बस घर के कामकाज में लगी रहती थी, जिसकी वजह से घर वाले भी रूपाली बुआ से खुश रहते थे। रूपाली बुआ चाहे अनपढ़ थी, लेकिन काफ़ी समझदार थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करना जानती थी, लेकिन समाज के डर से ससुराल जाकर घुट घुट कर जीना नहीं चाहती थी।
धीरे धीरे समय गुजरता गया। रूपाली बुआ की बेटी सुधा जवान होने लगी। रूपाली बुआ घर में कामकाज करती, वहीं कहीं भी मेहनत मजदूरी होती तो वह करती थी। धीरे धीरे अपनी मेहनत के पैसों को इकट्ठा करने लगी। जब बेटी विवाह के लायक हुई तो रूपाली भैया के भाइयों ने उसकी बेटी के लिए रिश्ता तलाश किया। रूपाली बुआ की बेटी काफ़ी खूबसूरत थी, जिसकी वजह से लड़की वालों ने काफ़ी कम दहेज में ही उसकी बेटी का रिश्ता ले लिया। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। विवाह से कुछ दिन पहले ही सुधा के होने वाले पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। जब रूपाली बुआ और सब घर वालों ने यह सुना तो वो लोग काफ़ी दुखी हुए। सुधा ने दीवार से अपना सिर फोड़ लिया, यह कहते हुए कि उसने तो जन्म लिया है, तब से ही फूटी किस्मत है। सब लोगों ने उसे समझाया और हिम्मत दी। रूपाली बुआ को एक और बहन थी, उसके 2 बेटे थे। दोनों बाहर शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अब सुधा भी उनके पास रहकर पढ़ाई करने लगी। ऐसे में रूपाली बुआ की बहन के बड़े बेटे के एक दोस्त को सुधा पसंद आ गई। काफ़ी अच्छा घर परिवार था। लड़के के पिता भी सरकारी नौकरी थी, लड़का खुद सरकारी नौकरी था। उन लोगों ने बिना किसी दहेज के सुधा का रिश्ता अपने लिए मांग लिया। रूपाली बुआ को भी क्या ऐतराज होता। उसने भी सुधा का रिश्ता तय कर दिया और धूमधाम से सुधा का विवाह हो गया। रूपाली बुआ ने जन्म से अपने मायके वालों के लिए काफ़ी कुछ किया था। घर की हर जिम्मेदारी उठाई थी। मायके वालों की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से विवाह का सारा खर्चा भी उसके मायके वालों ने ही उठाया था। अब सुधा भी अपने ससुराल चली गई और देखते ही देखते समय गुजरने के साथ सुधा 2 बेटों की मां बन गई। रूपाली बुआ ने जन्म से ही काफ़ी मेहनत की थी। उसने अपने भतीजे भाई भाभीओं के प्रति अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए रूपाली बुआ के भतीजे भी उसे काफ़ी मान सम्मान देते थे। जहां अपनी बेटी का सुखी जीवन देखकर रूपाली बुआ खुश हो उठती, वही बीमारियों के चलते और एक एक्सीडेंट के चलते उसके दोनों भाइयों की भी मौत हो गई। लेकिन हिम्मत करके रूपाली बुआ ने भतीजे भाभी सबको संभाल लिया। अब की बार जब मैं मायके गई तो रूपाली बुआ मेरी मम्मी के पास बैठी हुई थी। बातों ही बातों में उसने बताया कि अब उसके ससुराल वाले, खासकर उसका पति, उसे वापस ले जाना चाहता है। अपने भाइयों की मौत के बाद रूपाली बुआ के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी थी। साथ में ही अपनी बेटी और बहन से बात करने के लिए रूपाली बुआ ने सबके कहने पर एक मोबाइल खरीद लिया था। लेकिन उसके पति ने कहीं से रूपाली बुआ का मोबाइल नंबर ले लिया और फ़ोन करके कहने लगा कि वहाँ पर अच्छा थोड़ी ना लगता है, यहाँ पर आ जाओ, आराम से रहना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरी मोबाइल नंबर सेव कर लो, बात कर लिया करो। लेकिन रूपाली बुआ ने ना तो किसी से उनके मोबाइल नंबर अपने फ़ोन में सेव करवाए, ना ही उनसे कभी बात की। यहाँ तक कि अपने पति के फ़ोन को भी वह नहीं उठाती। सबको पता था कि रूपाली बुआ ने इतने वर्षों तक अपनी मेहनत मजदूरी से काफ़ी रुपये पैसे इकट्ठे किए थे। उनमें से अपनी बेटी के दोनों बेटों के जन्म पर उसने काफ़ी रुपये पैसे अपनी बेटी को उपहार स्वरूप दे दिए। लेकिन अब भी उसके पास काफ़ी पैसा था और उसके पति, उसके ससुराल वालों को उसके पैसों का लालच था। साथ में ही रूपाली बुआ अपने पति की आधी जायदाद की मालकिन थी। वह चाहती तो अपने पति से आधी जायदाद मांग सकती थी। ऐसे में उसके पति, उसके ससुराल वाले उसे फिर से बहला फुसलाकर ले जाना चाहते थे। अपने पति द्वारा बार बार कॉल करने पर उसने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि वह कहीं नहीं आने वाली है। वह मेरी मम्मी से कह रही थी कि जिस दिन मुझे उस इंसान की ज़रूरत थी, उस दिन तो उन लोगों ने उल्टे सीधे लांछन लगाकर मुझे ठुकरा दिया। और आज जब मेरे पास अपनी मेहनत की कमाई रुपये पैसे इकट्ठे हैं तो इन पैसों के लालच में हर कोई मुझे अपनाना चाहता है। जबकि जब मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने मायके में गुजार दी तो फिर अपना बुढ़ापा गुजारने के लिए अपने ससुराल क्यों जाऊं? मेरे दोनों भाई तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरे भतीजे भी मुझे वापस भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। ना ही मैं वापस जाना चाहती हूँ। मेरी भाभी और मेरी माँ, जो कि इस समय ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं,
वह भी मुझे अब यह सोचकर वापस नहीं भेजना चाहती कि मैं अब वहाँ जाकर क्या करूँगी, क्योंकि जैसे बरसों पहले उस इंसान ने मुझे ठुकराया था, वैसे ही आज मुझसे सारे रुपए पैसे छीनकर मुझे फिर से ठुकरा दिया तो मेरा तो कहीं सारा नहीं बचेगा। और अब ना ही मुझे उस इंसान की ज़रूरत है और ना ही उस ससुराल की। यह सुनते हुए मुझे भी खुशी हुई कि रूपाली बुआ ने एक अच्छा फैसला लिया है। जिस रूपाली बुआ के दामन पर उन लोगों ने बदनामी का कीचड़ उछाला था, उस रूपाली बुआ के चरित्र की पूरे गांव वाले तारीफ करते हैं। यह रचना एक सत्य घटना पर आधारित थी। गोपनीयता बनाए रखने की दृष्टि से नाम बदल दिए गए थे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।